हेलो नमस्कार। यदि आप 12वीं क्लास के पहला चैप्टर मानव भूगोल के कॉन्सेप्चुअल क्लास यदि कर लिए हो तो उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ने के बाद तो अभी आराम से एकदम आसानी से बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। पहला क्वेश्चन, यदि उस वीडियो को आप नहीं देखो तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ उस वीडियो को देखो, इसका कॉन्सेप्ट वाला क्लास, तो अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना ऊपरे ऊपरे बहेगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किसका अध्ययन होता है? क्या बताओगे? मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताओगे प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बताओ मानव भूगोल के जनक कौन है? तो बता देना रेटजेल साहब। रेटजेल साहब है मानव भूगोल के जनक, और इनके पुस्तक नाम क्या है? तो बताओगे एंथ्रोपोज्योग्राफी। ओके, 3 गो ऑब्जेक्टिव हो गया इसी में। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? देखो, मानव भूगोल में बहुत ज्यादा क्षेत्र आता है, शाखा भी आता है, उप शाखा भी आता है, लेकिन समुद्र वाला समुद्री भूगोल कभी नहीं आता है, इसलिए आंसर लगाओगे सी, समुद्री भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है? बताओ, संसाधन भूगोल है, संसाधन भूगोल उप शाखा ना होता है, उप शाखा होता है, इसमें संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि किस विचारधारा के समर्थन रेटजेल और हमबोल्ट हैं? याद करो, रेटजेल साहब और हमबोल्ट ई कांटी ऐसे विद्वान थे जो नियतिवाद का समर्थक थे। किसका बाबू? नियतिवाद। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना, नियतिवाद विचारधारा का समर्थक वैज्ञानिक रेटजेल, हमबोल्ट, ई कांट, ये सब लोग हैं। और संभववाद के पूछा जाए, संभववाद के, तो संभववाद के मेरे जान बताओ, संभववाद विचारधारा के जनक मतलब समर्थक वैज्ञानिक लुसियन फेब्रे और विडाल डी लाप्लास, दो आदमी है, लुसियन फेब्रे और विडाल डी लाप्लास हैं। और उसी प्रकार यदि नौ निश्चयवाद पूछा जाए, नौ निश्चयवाद का, तो नौ निश्चयवाद के एक ही है टेलर साहब, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ओके, तो टेलर किसका है? नियतिवाद विचारधारा के जनक हैं। संभववाद समर्थन कौन थे? संभववाद का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना, मतलब दूसरा नंबर के विचारधारा, उसका है विडाल डी लाप्लास है। इसी में दिया जा सकता है लुसियन फेब्रे, वो भी चलेगा। ठीक है, आंसर याद रखना। इसके बाद है नौ निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है? मतलब कह रहा है ना कि नौ निश्चयवाद जो विचारधारा होता है उससे और क्या कहा जाता है? तो रूथो और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है। इसके बाद देखो, प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था? प्रारंभिक मतलब जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था उस समय किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था? तो बताओ कि प्रकृति के अनुसार, जैसा प्रकृति उनको देती थी खान पान, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिए थे। अगला है कि मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया? तो बताओ कि घर्षण बल और ऊष्मा के खोज किया। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में इसका आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, इस बात को भी याद रखना, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता था? विद्यमान समय मतलब आज, विद्यमान मतलब इस समय मनुष्य किस पर निर्भर है? तो प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। किस पर? प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। अगला है विडाल डी लाप्लास के अनुसार मनुष्य किसे विकसित करता था? तो बताओगे प्रौद्योगिकी को। विडाल डी लाप्लास संभावना में, तो संभववाद में प्रौद्योगिकी के ऊपर एकदम पूरी तरह से आदमी निर्भर हो गया था, प्रकृति को छेड़छाड़ शुरू हो गया था, मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा कर रहा था। नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता था? नौ निश्चयवाद बताओ। नौ निश्चयवाद तीसरा विचारधारा, तीसरा, उसमें नौ निश्चयवाद में बताया गया था प्रकृति के नियमों का सामाजिक धार्मिक कानून, तो प्रकृति के नियमों का पालन करता था। अगला है प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ है? बताओ, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का विकास प्रकृति के अध्ययन के बाद हुआ है, आंसर लगा दोगे ए, बुझाता हो। अगला देखो, प्रारंभिक मानव किससे डरता था? प्रारंभिक मतलब मनुष्य जब आदि मानव हुआ करता था उस समय मनुष्य किससे डरता था? तो प्रकृति की प्रचंडता से डरता था, प्रचंडता से डरता था। इसके बाद देखो 2 नंबर, अगला है 14वां, नियतिवाद किस पर आधारित थी? नियतिवाद मानो तो पहला विचारधारा, ये किस पर आधारित थी? तो प्रकृति के नियंत्रण पर आधारित हुआ करते थे। मानव विकास का कौन सा उपक्षेत्र इससे संबंधित है? देखो, मानव भूगोल का कौन सा क्षेत्र कृषि से संबंधित है? तो बताओ, कृषि भूगोल कृषि से संबंधित होता है। अगला है कि नौ निश्चयवाद के समर्थन कौन थे? आपको पता है नौ निश्चयवाद के समर्थक वैज्ञानिक कौन है? तो नौ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर है। विडाल डी लाप्लास किसका है? संभववाद का। हमबोल्ट और रेटजेल किसके हैं? नियतिवाद का। तीनों बातें याद रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेलर साहब। अगला है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या हुआ?
जब प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा तो उसके बाद से कौन सा परिवर्तन देखने को मिला, तो बताओगे सामाजिक नियमों में बदलाव, अस्पताल और नगरों का निर्माण, ये हुआ। जब मनुष्य के मतलब अपने आप को विकास करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसके बाद से अस्पताल बनना शुरू हो गया, बड़का बड़का नगर का स्थापना होना शुरू हो गया। जैसे आवश्यकता पड़ा वैसे लोग बनाना शुरू कर दिए थे। तो क्या बनाना शुरू किए, अस्पताल और नगरों का निर्माण। डीएनए और आनुवंशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है, देखो डीएनए की बात करोगे, डीएनए के बारे में पहले तो जानकारी नहीं था। जब मनुष्य के अंदर जब खून की जांच होने लगा उसमें डीएनए आरएनए डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण जब होने लगा 1954 ईस्वी में, 1954 में उनका नाम क्या था, डीएनए खोज किसने किया था, क्रिक साहब, क्रिक, वाटसन एंड क्रिक उनका नाम था। तो जब वो लोग 1954 में डीएनए का खोज कर दिए, वाटसन एंड क्रिक साहब ने मिलकर तो बीमारियों पर बहुत बढ़िया से विजय पाना आदमी शुरू कर दिया। जब डीएनए का आविष्कार, डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गया तो बीमारी पर विजय पाना मतलब बीमारी पर बहुत आसानी से समाधान निकाला जा सका। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। क्या ना बोलिए कब नंबर लो सूर्य 17 देखो पर 19 नंबर, प्रारंभिक मानव में कौन सी अवस्था थी, प्रारंभिक मानव कैसा था, आदिम अवस्था था। अगला है कि मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी देता है, मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी देता है, तो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन देता है। संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया, संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया, तो प्रकृति में बदलाव किया। संभववाद जब आया तो मनुष्य क्या करने लगा, प्रकृति से डरता नहीं था, प्रकृति से स्वतंत्र रहने लगा और उसमें अपने आप के अनुसार बदलना शुरू कर दिया, तो प्रकृति में बदलना शुरू किया था। नीतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था, नियतिवाद मतलब आदिम अवस्था में किस चरण में विकास कम था, तो बताओगे आधुनिक, मध्य, प्राचीन, तो बता देना प्राचीन, आरंभिक, प्रारंभिक। आंसर क्या होगा, प्रारंभिक चरण में बहुत ज्यादा कम विकास था। क्या ऐसा ही है, प्रारंभिक, ठीक है प्रारंभिक होगा। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया, जब प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जब प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया, तो प्रारंभिक संसाधनों का उपयोग किया। आंसर बात सही है, प्रारंभिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल अवस्था में जो रिसोर्सेस होता है ना उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। नौ निश्चयवाद किसका मिश्रण है, तो नौ निश्चयवाद में देखोगे तो नियतिवाद और संभववाद दोनों को मिलाकर नौ निश्चयवाद बना है। इसलिए तो टेलर साहब बोले हैं नियतिवाद और संभववाद के बीच के विचारधारा को नौ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है और इसे रूबो और जाओ के नाम से भी जानते हैं। मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए, तेज गति से वाहन, तेज गति समझते हो, बहुत तेज गति से वाहन चलता है, वाहन मतलब संसार कोई परिवहन होता है बहुत तेज गति से होता है जिसे हम वायुयान कह देते हैं, वायुयान। वायुयान का आविष्कार कब होता है भारत में, तो बता देना 1911 में। 1911 ईस्वी में हवाई जहाज, सबसे पहले हवाई जहाज हवाई जहाज भारत में सबसे पहले हवाई जहाज कब चलाया गया, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इस समय कौन था गवर्नर हमारे देश के, तो लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो। इसके द्वारा भारत में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, तो याद रखना इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाया गया था। कहाँ से बाबू, इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच चलाया गया था, नैनी, याद रखना, ठीक है, 1911 ईस्वी में। तो वाहन तेज गति से चलाने का जो प्रोसेस होता है 1911 में चलाया गया था, वायुयान जिसे हवाई जहाज बोलते हो। और ये लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर हमारे भारत का हुआ करता था और कहाँ से कहाँ चलाया था, जिसे प्रयागराज के नाम से आज जो जानते हो ना उसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाया गया था, ठीक है। और रेलगाड़ी तो जानते हो 1854 में चला था, ठाणे से मुंबई के बीच चला था, कुल 34 किलोमीटर। मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाया, तो बताओगे वायु गति के नियम से, वायु मतलब हवाई जहाज के नियम से। अगला है कि कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंध का अध्ययन करता है, तो मानव भूगोल। अगला है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र में कौन शामिल है, देखो उप क्षेत्र में देखो तो मुख्य रूप से देखो तो कृषि उप क्षेत्र में शामिल होता है, लेकिन बिहार बोर्ड ना सबको मानता है, तो तुम भी बाबू लगा देना, सभी लगाना, ठीक ना। किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है, तो बताओ कि पर्यटन भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है। किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया, तो प्रकृति से स्वतंत्र कौन किया, संभववाद। प्रकृति से स्वतंत्र के मतलब होता है प्रकृति पर निर्भर न रहना, पूरी तरह से हम आजाद है, जो मन करे सो कर सकते हैं। इसमें वो कौन विचारधारा है, संभववाद है, जिसके
जिसके जनक कौन है? लुसियन फेब्रे और विडाल डी लाप्लास। ये आंसर लगा देना ये। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक वैज्ञानिक कौन है? ये बताओ, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं? नियतिवाद को कहते हैं। जब पर्यावरण पर पूरी तरह से अपने आप को निर्भर करोगे ना, उसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। इसका समर्थक वैज्ञानिक रेटजेल साहब है, रेटजेल। इस प्रकार 30 गो प्रश्न हुआ, 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव याद रखना और सब्जेक्टिव। अब ये हो गया ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट। पहला चैप्टर एकदम आपका क्लास हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। ओके।